Hello students, I Lokesh Seni welcome you all to the YouTube channel of Reliable IAS. Now we have come up with a new topic today, that is India and United Nations Security Council reform. That why India is, advocating, or the other countries, basically known as the G4 club, which is advocating, to the reforms in the United Nations Security Council, because they haven't, reformed from the last 50, 60 years. So this is the need of, a time or whatever you can call it is, that how we want to reform the United Nations Security Council reform. In this slide, we try to learn about all these facts. So over to you. Now, as of you know that this is the India's priorities, for the 10-year at all, because India is one of the most leading countries. Whenever it comes to the global crisis, India always, we are there in terms of humanitarian aid. We are there in terms of, sending out national disaster relief team on whatever we used to send our medicines and supply chains and other different things, clothes, food, whatever any country needs. If there is a global pandemic, if there is a global emergency, India is always there. Right in front, you can see that whenever there was an incident of Israel-Palestine war, that India have, sent the humanitarian relief to the Palestine. So this is also the reason too, we are a very responsible country when it comes to the crisis at the global international stage. Now, as we see overview, like United Nations Security Council is one of the 6 principal organs of the United Nations tasked with maintaining international peace and security. However, the UNSC structure established post-World War II, it is often critical be outdated and not representative. देखो ये यूएनओ के जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है ना, यूनेस्को है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका इम्पोर्टेंट जो काम है वो है ग्लोबल पीस कैसे बनी रहे, इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी कैसे बनी रहे, स्टेबिलिटी कैसे बनी रहे इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी. अब ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये पिक्चर में आता है, अभी इसको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आउटडेटेड हो गया और बहुत सारी कंट्रीज जो इम्पोर्टेंट है आज के ग्लोबल कंटेक्स्ट में. भाई उस टाइम पे तो चलो ठीक है, चाइना था, फ्रांस था, यूएसए था, ब्रिटेन था, वो ले लिया. लेकिन आज के कंटेक्स्ट में हर कंट्री का एक अलग जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट है. सऊदी अरब अलग इम्पोर्टेंट है, ब्राजील अलग इम्पोर्टेंट है, इंडिया अलग इम्पोर्टेंट है, जर्मनी अलग इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया अलग इम्पोर्टेंट है. तो आप सिर्फ 4 या 5 कंट्रीज के हाथ में पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी नहीं दे सकते, क्योंकि ना ये पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ये पूरी वर्ल्ड की जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ना ये हर एथनिसिटी को या हर चैलेंजेस को जो है ये फुलफिल करते हैं. हर पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह के चैलेंजेस है. तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है. इसीलिए वी यूज टू से दैट दिस इज व्हाट यू कॉल आउटडेटेड स्ट्रक्चर, है ना. पर ग्लोबल डायनेमिक्स, मतलब ग्लोबल डायनेमिक्स तो रोज इवॉल्व होता है ना, क्योंकि देखो डायनेमिक्स में टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस जो है वो चेंज होती रहती है. तो ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे जैसे आज कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इशू है, साइबर सिक्योरिटी का इशू है, हाइब्रिड वॉरफेयर का इशू है, नक्सलिज्म का इशू है, टेररिज्म का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का इशू है. तो हजार तरह के इशू होते हैं जो सबको एड्रेस करने के लिए we need to have a multi-dimensional approach. ठीक है. तो इंडिया हैज लॉन्ग एडवोकेटेड फॉर इन्फॉर्मिंग. इंडिया ने हमेशा से की अच्छी चीज की, लॉन्ग एडवोकेटेड फॉर द रिफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल to reflect the current geopolitical realities, aiming for a permanent seat within the conversation. आज करंट जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट अगर इंडिया ने काफी साल से जो है इंडिया एडवोकेट कर रहा है किस चीज के लिए, परमानेंट सी कहाँ पे काउंसिल है. आज इसको बड़ी कंट्रीज भी बोलते हैं, इनको ये कहते हैं इन्हीं कंट्रीज के पास जो है वो वीटो पावर है. कौन कौन से कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना. And didn't that part of it. So in many parts, चलो आगे चलते हैं. अब देखो ये है नंबर ऑफ विलन इन्वेस्टर्स. जैसे अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, अब देखो क्या है पूरी दुनिया में, जैसे हमारे पास 193 कंट्रीज है, 193 कंट्रीज है ना. ये वाला नंबर 193 है. 5 परमानेंट मेंबर है. देखो परमानेंट तो हमेशा से 5 5 5
ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हुआ। टोटल कंट्रीज है 193, किसके साथ रजिस्टर्ड रहेंगे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। ये जो कंट्री है वर्ल्ड वाइड ये रजिस्टर्ड है किसके अंदर हुई? UNSC के अंदर। और ये जो 5 है ये इसके हैं परमानेंट, जो वेरी कंट्रीज के नाम बता रहा था आपको मैं। और ये 15, 5 ये प्लस 10 जो होते हैं वो हर रीजन से स्लो ये जाते हैं, ठीक है। ये परमानेंटली होते हैं, जैसे इनको आप ये बोल सकते हो कि जो टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं, जैसे नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। रोटेशनल बेसिस पे जैसे हर रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल 2 एशिया से दे दिए, 2 अफ्रीका से दे दिए, 1 लैटिन अमेरिका से दे दिया, 1 कैरेबियन कंट्रीज से दे दिया, 1 यूरोपियन कंट्रीज से दे दिया, 1 इधर जो है पैसिफिक आइलैंड्स की तरफ से दे दिया, 1 इधर वॉट एवर यू फॉर दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो एरिया है इधर से दे दिया। तो ऐसे 10 कंट्रीज अलग से रहते हैं जो कि इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स रहते हैं, और रोटेशन वाइज पे कंट्रीज का नंबर आता रहता है। जैसे इंडिया के पास भी 2022 के अंदर जो थी वो इसकी इंडिया वाज द चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और तो इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर, इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर। वो रोटेशनल बेसिस पे इंडिया का नंबर आया था। व्हाट एंड या आपको याद Why UNSC रिफॉर्म इज नीडेड? क्योंकि आउटडेटेड स्ट्रक्चर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कुछ कई, तब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नया आ रहा था, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन था नहीं, या 1990s पे। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद में दुनिया में तमाम तरह की चीज़ें बदल गई भाई। ग्लोबल इशूज़ अलग तरह के हुए, सोशल इशूज़ अलग हुए, इकोनॉमिक इशूज़ अलग हो गए, ट्रेड इशूज़ अलग हो गए, 1000 तरह की क्राइसिस हो गई और 1000 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। तो इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए वी नीड सब रिफॉर्म्स ना, ताकि हम सब चीज़ों को रिकैलिब्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे लेके आ सकें। इसके लिए हमें यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बना है और ये अब आउटडेटेड हो चुका है। इतना आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। विद द पावर कंसंट्रेटेड, क्योंकि ये 5 मेंबर्स कौन थे भाई? वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा कैसे क्या डिसाइड हुआ कि इन्हीं 5 कंट्रीज को P5 कंट्रीज का मेंबर बनाया गया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के ये जो 5 कंट्रीज हैं, यूके, रूस, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, यही 5 कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के गाइस वर देयर, दीज वर द विक्टोरियस गाइस। तो इन कंट्रीज को बनाया, उसके बाद में इन्होंने कभी रिफॉर्म नहीं किया। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, which is no longer reflects the current global realities, where the countries like India, Brazil, Germany, along with Africa are the major, ठीक है, Brazil, Germany, ये सब जापान, ये आता है G4 अपने ये लोग भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है सारे। ये लोग ही चाहते हैं कि इनको भी है जो आप है इसके अंदर इम्प्रूव करो। इसके अंदर वो P5 कंट्रीज है, बट ये बार बार ब्लॉकेट करते थे। अच्छा, इसमें खटका क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कैसे, जैसे होता क्या है कि मान लो ये आपस में जो है सब गेम खेलते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। जैसे एग्जांपल इंडिया को P5 या वीटो पावर देने की बात आई, तो इंडिया के लिए क्या करता है, यूएसए हाँ कर देता है, रशिया हाँ कर देता है, यूके भी चलो हाँ कर देता है, फ्रांस भी हाँ कर देता है, तो चाइना मना कर देता है कि भाई ठीक है अगर कोई इशू नहीं, इंडिया को देना है तो आप पाकिस्तान को भी साथ दे दो। पर पाकिस्तान के लिए बाकी सारी कंट्रीज हाँ मना कर देते हैं। और टीम में क्या होता है, 5 में से अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो जो रिजोल्यूशन है वो कैंसिल हो जाता है। व्हाट माई पॉइंट? तो ऐसे ही इन्होंने आपस में एक तरह से गेम खेलते हैं इसमें लेटर्स वाला, जो ठीक है, इस वजह से आज तक कोई ऐड ही नहीं हो पाया है ना। P5 कोई नए मेंबर को ऐड करना होता है तो उसके लिए रिजोल्यूशन पास होता है, जब 5 में से एक ने भी मना कर दिया तो रिजोल्यूशन फेल हो जाता है। वही इशू है यहाँ पे। फिर उसके बाद में lack of representation, major regional powers particularly from the global south are not permanent members despite contribution significantly। वैसे दुनिया बोल रहा है हम ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में देखिए, ग्लोबल नॉर्थ वो होता है जहाँ पे दुनिया भर की सारी जितने भी ग्लोबल नॉर्थ का मतलब होता है तो दुनिया की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज है, कि जो दुनिया के सबसे डेवलप्ड नेशन है उसको हम बोलते हैं व्हाट यू कॉल ग्लोबल नॉर्थ। और दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है जो फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेज में है या वो डेवलप होना चाह रही है ना, वो जो है वो बोलते हैं ग्लोबल साउथ। तो दुनिया की जितनी भी आज है जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जैसे ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, 10 नेशन कंट्रीज हो गए, ये तो सारे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है। अफ्रीका हो गया, ये तो सब डेवलपिंग स्टेज में। तो इन दोनों को अगर नहीं होंगे
तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाले कहते हैं कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द होल वर्ल्ड। ये दुखी स्टेटमेंट सही नहीं है भाई। आपने दुनिया की, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ना इंडिया। अब इंडिया जैसे कंट्री को नहीं कराची को आप लोग नहीं, जापान जो कि दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आप उसको नहीं ले रहे, तो आप ये नहीं कह सकते कि यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल वर्ल्ड। फिर उसके बाद डिस्पाइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जैसे इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंटरनेशनल लेवल पे पीस कीपिंग फोर्स में, क्योंकि जितने भी दुनिया के कंट्री हैं, अमेरिका वगैरह, ये कभी भी जब दुनिया भर में क्राइसिस होता है तो वो अपना फौजी कभी नहीं देते, है ना। वो पैसा दे देंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड दे देंगे, पर कोई अपना फौजी नहीं भेजता है वहाँ पे शहीद होने के लिए, बिकॉज सबको लगता है कि भाई हमने इतना इन्वेस्ट किया है। बट इंडिया ऑलवेज being a responsible factor, even that India always sends whatever, what the peacekeeping missions. So that take it, international peacekeeping and the global economy. Then why UNSC always made it? अभी UNSC reform की जरूरत क्यों है? Veto power, the veto power granted to the 5 permanent members allows them to block any substantive regulation, often leading to the deadlock on the critical issues economic to the advisory or CPOPNS. एक तो veto power है ग्रांटेड टू द दुनिया भर में कोई इंपॉर्टेंट है रिजोल्यूशन पास करना है, तो उसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मान लो अगर किसी को इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट को डेजिग्नेट करवाना है 126 लिस्ट के अंदर, तो अगर जब तक ये P5 की हामी नहीं मारेंगे ये लोग, उसके अंदर उसको ऐड नहीं करते हैं। व्हाट माई पॉइंट, दुनिया में जितने नहीं कोई इशूज होते हैं उसमें डैकआउट आ जाता है, तो ये लोग जब तक P5 पर यहाँ नहीं बढ़ते हैं वो इशू जो है आगे मूव नहीं माना जाता है। व्हाट माई पॉइंट, फिर ये आ गया क्राइसिस ऑफ द legitimacy. That intervenes in the countries like Libya, Syria, which some they argue with the issue of the values where taking responsibility and damage the credibility of ये लोग जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, ये लोग जैसे अमेरिका का कोई आपने देखा होगा, अमेरिका पे लोग कोई ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज वी नो दैट व्हाट दे हैव डन इन इराक वॉर, ईरान वॉर, राइट, व्हाट दे हैव डन इन अफगानिस्तान, व्हाट दे हैव डन विद लीबिया, व्हाट दे हैव डन इन द वियतनामीज वॉर, what they have done in the Cuban crisis. So you look for, especially recently Afghanistan, you cannot trust all these powers, है ना, क्योंकि इनकी जोग्राफी जो है, जो पूरी दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में या एशिया में, यही सबसे ज़्यादा जो वो ट्रबलस जोन है, तो सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों की है जोग्राफी वहाँ से दूर, तो ये जानबूझ के हर चीज़ में वहाँ यहाँ पे आ जाते हैं अपना खुद अपनी टांग घुसाने के लिए, हक और मैटर में ये लोग जो है टांगे आते हैं। तो इस वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कि भाई हर कंट्री की अपने आप की इंटरनल सोवरेनिटी है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना है, उसकी सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करना है, उसके इंटरनल अफेयर्स में जो है वेरिएशन नहीं करना है। बट ये लोग जो है हर जगह दे ट्राई टू पुट देयर मोस्ट, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। India's case for the permanent membership. India में केस क्या है permanent membership के लिए? India has now advocated for the permanent seat in the UNSC, citing significant contribution to the global peace and security. India एक is a responsible UPA doctrine है, हमारे पास एक UPA doctrine, हमारी foreign policy भी well established है, ठीक है, हमने एक responsible करती है, आज तक हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, दुनिया में किसी की 1 इंच जमीन हमने नहीं, हाँ अपनी जरूर होता है हम लोगों ने, राइट। तो ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स में हम सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटेड है, पीस कीपिंग मिशंस में सबसे ज्यादा फोर्स और सब हम भेजते हैं। डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमी, एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, अब तो सेकंड मोस्ट को भी फर्स्ट मोस्ट का हुआ, इंडिया में तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका वाले को बोलते हैं, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं किसको, इंडिया वाले। फिर दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वही दुनिया में 5वीं लार्जेस्ट या 4थी लार्जेस्ट व्हाटएवर यू कॉल, है ना, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी, इतनी बड़ी दुनिया में, इतना बड़ा सर्विस सेक्टर है हमारा, इतना कंट्रीब्यूशन है इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे। उसके बावजूद अगर आप इंडिया जैसे कंट्रीज को इंक्लूड नहीं करते हो तो फिर सीरियसली हमें डाउट होना चाहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। इंडिया हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन द ग्लोबल गवर्नेंस, पूरी दुनिया से ग्लोबल गवर्नेंस में वी हैव प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। इंडिया केस को न्यूक्लियर पावर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, P4 membership India along with Germany, Japan, Brazil seeks expanded permanent representation on the UNSC including for the developing nations and African countries. आपको
जो है इन कंट्रीज को भी देना चाहिए। और मैं हाँ ठीक है, इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है ना, इंडिया एनएसटी का मेंबर है। एनएसटी का मेंबर तो ये लोग बनने नहीं देते, और एनपीटी का मेंबर हम क्यों बने भाई? दुनिया जिसमें भी अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, ये लोगों ने खुद को तो न्यूक्लियर वेपन बना दिए, खुद के न्यूक्लियर इन्होंने बॉम्ब्स बना लिए, वेपन्स बना दिए, एनएससी को करके। और दुनिया मुझे याद देता है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन करो कि भाई हम लोगों ने तो चलो न्यूक्लियर बना लिए सो बना लिए, अब दुनिया को जो है वो शांति रखनी चाहिए, डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। क्यों गन पर अटैक कर दिया तो हमारे पास कम से कम कैटेगरी मिनिमम बेटर इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि भाई इन लोगों, ये लोग जो है, आप इससे इनका डबल स्टैंडर्ड जो है, यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट दैट डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर की ऑब्स्टेकल्स टू रिफॉर्म रेजिस्टेंस फ्रॉम द P5 मेंबर्स हैं, ये सबसे बड़ा एक तो जो सेटबैक है इंडिया के लिए, वो तो यही है कि ये लोग जो है 5 कंट्रीज हैं वो आपस में खेल करके एक ना एक बार दूसरे का पत्ता काट देता है। इस वजह से आज तक जो है इंडिया जो है वो कभी मेंबर नहीं बन पा रहा है, इंडिया जो है वो मेंबर नहीं बन पा रहा है। फिर है मल्टीलैटरल फ्रैगमेंटेशन, राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर्टिकुलरली बिटवीन द यूएस, चाइना और रशिया। आज दुनिया भर में जैसे कोल्ड वॉर, लोग कहते हैं कि कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन अभी एक ट्रेड वॉर जारी है यूएस और चाइना के बीच में, रशिया के बीच में, सबके आपस में एक ट्रेड वॉर चल रहा है। और एक्चुअली ट्रेड वॉर को ही हम लोग कोल्ड वॉर नहीं कहेंगे, है ना? क्योंकि अब तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया जो है एवरी कंट्री दे आर एडवांस्ड, हर कंट्री के पास जिसे कहते हैं अपन बम गोला बारूद है। अब कोई किसी के साथ डायरेक्टली नहीं लड़ेगा, इनडायरेक्टली लड़ेगा, और इनडायरेक्टली लड़ने को क्या बोलते हैं? ट्रेड वॉर बोलते हैं, ठीक है। और ट्रेड वॉर इज मोर डेंजरस दैन दिस। आप किसी के सामने वाले की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दोगे तो सामने वाले के पास कुछ बचेगा ही। तो आप दुनिया में बहुत एक मल्टीलैटरल लेवल पे जो है चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को आपको अगर डील करना है कि यू नीड एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि बैलेंसिंग पे काम करे। और बैलेंसिंग का मतलब ये है कि दूसरे लोगों को भी आप उतना ही वो कर दे, क्योंकि हर कंट्री की एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर और आप दूसरी चीज देखो, जैसे यूएस और रशिया की आपस में, ये P5 कंट्रीज हैं, इनके आपस में भी नहीं बनती। रशिया भी जो है यूएस से नहीं बनती, यूएस की रशिया से नहीं बनती, और यूएसए की जो चाइना से नहीं बनती, और चाइना की जो है यूएसए से नहीं बनती। तो इनके आपस में नहीं बनती। यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस एक तरफ रहते हैं और चाइना, रशिया एक तरफ रहते हैं। तो ये भी एक आपस में, क्यों? क्योंकि चाइना और रशिया दो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, जब कम्युनिज्म पे बेस करते हैं, और ये वाले जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। और अगर आइडियोलॉजी की बात हो तो यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, ये सब लोग कैपिटलिज्म पे बिलीव करते हैं, जिसको आप एलपीजी भी कहते हो। ठीक है, तो आपस में इन लोगों का किसी एक मुद्दे पे आम राय बनना, कंसेंसस बनना, वो है बहुत मुश्किल होता है कई बार। इस वजह से ये लोग भी जो है they do all these things. Now, what are the suggestions for the United Nations reform? The decision of 62 upon 557 in 2008 outlined the 5 key issues for UNSC reforms of their categories, expanding both permanent and non-permanent member. कि भाई इन परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट को बढ़ाओ। इनमें इधर भी जो है 5 से 30 शस्त्र करो, और इधर जो है 10 से 20 करो। तो कम से कम 193 कंट्रीज में से 30 तो होने चाहिए भाई। वीटो पावर, एड्रेसिंग द कंटेंशियस इशू ऑफ वीटो प्रिविलेजेस, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, इंश्योरिंग फेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल यूजर्स, पर्टिकुलरली अफ्रीका। अब अफ्रीका से कोई नहीं आता, कम से कम ये इंश्योर करना चाहिए कि हर रीजन से जो है वो मेंबर होगा, ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन की भी क्रेडिबिलिटी बढ़े और लोगों को ये लगे कि ये एक फेयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। Price and working methods increase the number of members to make the council more inclusive and reform भी लेने पड़ेंगे, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम जो है उसको easily what we can देख सकें। So this is also very very important. Now, current status of UNSC reforms and efforts. Intergovernmental negotiation. The intergovernmental negotiation was ITN process initiative in 2008 aims to discuss the various proposals, वही कि एक्सपेंड करना है परमानेंट मेंबर्स को और इंक्रीज करना है नॉन परमानेंट मेंबर्स को। ये कब हुआ? 2008 में। फिर सपोर्ट करना फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स, खास करके हर कंट्रीज के लोगों को इंक्लूड करना है, हर रीजन की कंट्री के लोगों को इंक्लूड करना है। अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, आपका फिर ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हो, चाहे
काफ़ी सेंट्रल एशिया के कंट्रीज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रीजन को भी आप छोड़ नहीं सकते। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं। चैलेंजेस क्या हैं? प्राइमरी ऑब्स्टेकल है रिफॉर्म इंक्लूड करना, रिलेक्टेंस ऑफ अचीव है। ये लोग एक्चुअली क्या है, ये लोग चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कौन? ये तो P5 है, इन लोग दूसरे लोगों को आनंद देना नहीं चाह रहे। ये एक सबसे बड़ा रीजन है इस चीज वॉट एवर यू कॉल कि भाई मैं एक परमानेंट मेंबर बन नहीं पा रहे। फिर इंडिया के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स क्या है फॉर यूएससी रिफॉर्म्स? बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल एंगेजमेंट। इंडिया हैज engaged with the various countries and regional groups to garner support for UNSC build, emphasizing the need of reform in the multilateral forms. इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज को, जैसे जापान हो गया, जर्मनी होगा, इन सबको बोला कि भैया इन सबको बोलो कि हम लोगों को इसमें ऐड करें, क्योंकि हम लोग दुनिया की वर्ल्ड के तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है, हम दुनिया की इकॉनमी भी लार्ज है। तो दुनिया तब इंडिया इज मार्केट ऑफ 140 करोड़ की टीम है ना। तो ये सर्विस सेक्टर में भी अच्छा कर रहा है, ठीक है। पर इंडिया एक पीसफुल कंट्री है। फिर उसके बाद में पब्लिक एडवोकेसी। Indian leaders have consistently raised the issue of UNSC reform. Indian leaders have consistently raised the issue of UNSC reform during the international forums, highlighting the need for a council that reflects the contemporary geopolitics reality. मतलब इनको रिफॉर्म इस तरह से भी करना पड़ेगा कि जो करंट ग्लोबल वॉट एवर यू कॉल जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं इनकी, जैसे एग्जाम्पल आज एक साइबर क्राइम एक इशू है, साइबर टेररिज्म है। बहुत सारे बेचारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो टेररिज्म से परेशान है, क्लाइमेट चेंज से परेशान है, अफ्रीका वाले क्लाइमेट चेंज से परेशान है, हंगर से परेशान है, पोवर्टी से परेशान है, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से परेशान है। तो ये सारी चीज़ों को जो है एक जगह सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इन लोगों को अप्रोच भी जो है वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, जो सब लोगों को साथ में लेकर चले। फिर लीडरशिप इन ग्लोबल गवर्नेंस, एंड इंडिया इज तो नो फॉर इट्स ग्लोबल गवर्नेंस। जैसे हर कंट्री के लिए हमने मतलब वर्ल्ड बैंक डिसाइड किया है इंटरनेशनल लेवल में कि भाई दुनिया को वो 70 SDGs पे काम करना चाहिए, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि भाई जीरो हंगर होगा, नो पॉवर्टी होगा। अगर सारी दुनिया इन 17 पॉइंट्स को अगर बना ले तो अर्थ विल बी हेवन, राइट। अगर सारे 17 सस्टेनेबल गोल्स पूरे हो जाएंगे तो ऑल थिंग्स ऑन द पॉइंट्स India's active participation in global initiatives such as sustainable development goals and climate changes discussion position as a responsible global leader, reinforcing its case for a permanent seat. India global governance में अपने आप को जो टॉप पे मारता है, इसलिए इंडिया, एक तो मैंने आपको बताया कि वही इंडिया हमेशा एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, उसके पास एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री है, तो ये सबसे ज़्यादा बेचता है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स बेचता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे खड़ा रहता है, पीस कीपिंग इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशंस ने अपनी फोर्स भेजता है, और फिर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक ग्लोबल लीडर बन के जो है चीज़ों को देखता है। तो इसलिए इंडिया तो सबसे ज़्यादा रिजर्व लगता है परमानेंट सीट। फिर चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म्स, वीटो पावर कंसर्न्स। There are concerns regarding the potential expansion of the veto power if the new permanent member are added. Many argue that this could lead to further build of the unit. देखो चक्कर क्या है कि ये लोग आपस में इसलिए नए मेंबर को नहीं आने देते हैं, इनको लगता है कि जो है कोई अगर नया मेंबर आ गया तो फिर से प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये लोग अपने 5 लोग ही अपनी हेजिटेटी को जमाना चाहते हैं। तो रीजनल राइवलरीज के हैं, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करता है, वो इंडिया का करेगा तो पाकिस्तान का नहीं करेगा, पाकिस्तान का अगर सपोर्ट करेगा तो इंडिया का नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लो मिडिल ईस्ट व नेपाल जो अरबियन वर्ल्ड है, वो मान लो हो सकता है पाकिस्तान का कर दे, इंडिया का नहीं करे। रशिया मान लो इंडिया का कर दे, पाकिस्तान का नहीं करे। चाइना मान लो पाकिस्तान का करे, इंडिया का नहीं करे, है ना। तो इस वजह से भी तो बहुत ज़्यादा बना पे जियोपॉलिटिकल टेंशन in Asia, particularly between India Pakistan, complicate India's bid for UNSC members. Neighboring countries may afford India inclusion based on the historical conflicts. Historical conflicts की वजह से फिर internal political factors. Internal political factors से होता है तो गवर्नमेंट कहती है आपकी डेमोक्रेटिक सेटअप है कि नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कितनी है, आपकी कंट्री में रीजनल स्टेबिलिटी कितनी है, रीजनल सिक्योरिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन में इंडिया कैन ऑल्सो इम्पैक्ट अ फॉरेन पॉलिसी, सामने वाली कंट्रीज के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, एक ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का।
क्योंकि आपकी कंट्री में FDI कितना है। अब लेकिन इंडिया तो ओवरऑल देखा जाए तो हर चीज़ में तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। स्टिल अगर ये लोग इंडिया को नहीं लेना तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर अस। At last, we will discuss about the conclusion. India's pursuit of a permanent seat on the United Nations is a grounded historical. तो हिस्ट्री से आप पता कर लो हमारा डेमोग्राफी आज दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्किंग फोर्स हमारे पास है 15 to 39 ईयर्स के बीच में। ठीक है, at economic significance as the global landscape evolves हो गया, the need for reform UNSC that reflects contemporary reality. आज contemporary realities क्या है, ये आप एक्चुअली क्या है, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस में भी आप इसको यूज करना चाहें, आप इसको इन्वेस्ट करें, लेकिन आप इसको कॉपी पेस्ट करो अपने आंसर लिखी भी। देखो यूपीएससी में क्या 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 150 वर्ड्स में लिखना है, 15 मार्क का आएगा तो 250 वर्ड में लिखना है ना। तो आप उस पर आपको क्या करना होता है, इंप्रूव लिखना होता है, मेन मॉडल लिखनी होती है और कंक्लूजन अपना है। तो ये कंक्लूजन पढ़ के तो ज़्यादा है वन वर्ड, बस इसमें से आपको कितना है 20 से 30 वर्ड सेलेक्ट करने, ये बेस्ट हो। ठीक है, नॉलेज आपके पास होना चाहिए, फिर उसको कंसाइज करके आप लोग को लिखना है। दिस इज वेरी सिंपल, राइट। फिर इंडियाज एक्टिव डिप्लोमेसी एज ए कमिटमेंट, इंडिया की जो एक्टिव डिप्लोमेसी आज इंडिया की हर कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन, हमारे अमेरिका के साथ भी रिलेशन अच्छे, ईरान के साथ भी अच्छे, इराक के साथ भी, फलस्तीन के साथ भी, इसराइल के साथ भी, जर्मनी के साथ भी, हर कंट्री के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। तो ये इंडिया जियो स्ट्रैटेजी को समझता है, जियो पॉलिटिक्स को समझता है, और इंडिया जो है मल्टीलैटरलिज्म पे बिलीव करता है। हर कंट्री की अलग इंपॉर्टेंस है, उसको बिलीव करता है। तो इट वॉज ऑलवेज थिंग, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और वो समझता है मल्टीलैटरलिज्म की पोजीशन को क्या कहते हैं। तो इसीलिए इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा रिजर्व करता है क्या, परमानेंट सीट किस चीज में, UNSC। ये एसेंशियल करता है रिसोर्ट पर, क्योंकि देखो आज अगर आप इंडिया को नहीं लेते हो, क्योंकि इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी वॉलीबॉल इकोनॉमी है, और इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, और दुनिया की सबसे यंग कंट्री है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज्यादा वर्किंग फोर्स हमारे पास है। ऐसे कंट्री को ऐसे टाइम पर नहीं देना, इस इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी कम हो गई उससे। ठीक है, फिर अचीविंग दिस गोल रिक्वायर्स एंड परसिस्टेंट एडवोकेसी, मतलब अगर हमें ये अचीव करना है बोर्ड की स्टार कि P5 पर इंडिया को इंप्रूव करना है, तो हमें लगातार एडवोकेसी करनी होगी हमारे राइट्स की इंटरनेशनल पॉपुलेशन में, एंड विलिंगनेस टू एंगेज इन द कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। इन लोगों के साथ जो अदर यूनाइटेड नेशंस के स्टेक होल्डर्स हैं, उन लोगों के साथ कंसिस्टेंट हमें बात करनी पड़ेगी। किस चीज के लिए, कि हमारी जो है व्हाटएवर हमारी पोजीशन को हम स्ट्रॉन्ग करें, एंड इंडिया शुड बिकम द रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इंडिया को एक नॉन मेंबर स्टेट से एक परमानेंट मेंबर स्टेट में बना सके, ताकि इंडिया के पास नहीं वीटो पावर हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी फोर्स। कीप वॉचिंग रिलायबल आइडियाज। Thank you so much.